Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। भाई जो आज का टॉपिक है इज फॉर क्लास 12। The chapter name is alternating current and the topic is LC oscillation। ठीक है भाई, तो आज का जो टॉपिक है ये क्या है? LC oscillation। चलिए तो भाई समझते हैं क्या होता है LC ऑसिलेशन। देखिए ऑसिलेशन तो आपने पहले क्लास 11th में पढ़ा था, SHM एंड ऑसिलेशन। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन या फिर SHM। ठीक है, तो मीन से पहले वो एक तरफ मैक्सिमम जाता था, फिर वापस मीन पर आता, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आता था मैक्सिमम, फिर वापस मीन पर आता था। ऐसे ही LC सर्किट में चार्ज ऑसिलेट करता है, पहले उसकी वैल्यू 0 होती है, फिर वो मैक्सिमम जाता है, फिर वापस 0 होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, फिर वापस 0 होती है। ऐसे ही करंट भी ऑसिलेट करता है। अब कैसे ऑसिलेट करते हैं चार्ज और करंट LC ऑसिलेशन में, वो आपको समझना है, तो आप थोड़ा ध्यान देके समझेंगे, पूरी बात आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसको आपने किसी डीसी सोर्स के थ्रू ठीक चार्ज किया। कब तक? एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी एंड इट गेट्स चार्ज Q नॉट। ठीक है, तो भाई मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस Q नॉट और ये आ जाएगा आपके पास माइनस Q नॉट। इस तरह से हमने इसको चार्ज कर लिया। फुल्ली चार्ज जब एक कैपेसिटर हो गया, तो फुल्ली चार्ज होने के बाद इसी कैपेसिटर को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक इंडक्टर के साथ कर दिया कनेक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो पहले हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया एक सेल से और उसको चार्ज दे दिया कितना? Q नॉट। एंड देन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन इंडक्टर, जिसकी इंडक्टेंस L है, इसकी कैपेसिटेंस C मान ली हमने, तो कैपेसिटेंस तो सही रहेगी। इस तरह से पूरा प्रोसेस था भाई स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एट t = 0 पर सर्किट क्लोज कर दी। एट t = 0 सर्किट इज क्लोज्ड। ये लो, एट t = 0 पे हमने इसे कर दिया क्लोज। तो अब क्या होगा ये आपको समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है भाई, अब हमने क्या मान लिया, एट इंस्टेंट t चार्ज ऑन capacitor is reduced to Q and current in circuit is I। करंट जो है सर्किट में वो I है और चार्ज जो है आपका वो कम होकर हो गया है Q। अच्छा, कम क्यों होगा? क्योंकि भाई जो अब आपके पास कैपेसिटर है, जैसे ही आप सर्किट क्लोज करोगे ये कैपेसिटर बिहेव करेगा एज अ सेल, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस और माइनस टर्मिनल्स हैं। तो एक इसके अक्रॉस क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तुरंत ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा थ्रू इंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, अब चूंकि इससे करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर चार्ज होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो कैपेसिटर का चार्ज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और करंट जो है सर्किट में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या मान लिया, किसी इंस्टेंट टी पर यहां पर जो चार्ज है वो Q है, प्लस Q और माइनस Q, और जो करंट है सर्किट में वो क्या है, I है। एट t इक्वल टू टी पर ऐसा हो गया भाई, स्टार्टिंग में करंट 0 था आपका, अभी क्या है, करंट हो गया I बढ़कर और चार्ज घटकर हो गया Q। तो करंट यहीं से फ्लो करता है। अच्छा एक मिनट, डायरेक्शन मैंने गलत बनाई करंट की, ऐसे होगी इस तरह से, तो ये प्लस है तो करंट ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरह से। डायरेक्शन में गलत बनाई, अब सही कर लो, प्लस से बाहर निकलेगा और इस इंडक्टर में जाएगा। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, खुद ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा, कौन, कैपेसिटर, जिससे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और किसी इंस्टेंट करंट को मैंने I मान लिया। अब आप जानते हो चूंकि यहाँ पर करंट क्या है, बढ़ रहा है भाई, स्टार्टिंग में 0 करंट था, अब इसमें करंट आएगा, तो इंडक्टर में करंट चूंकि बढ़ रहा है तो इंडक्टर करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, एज करंट थ्रू इंडक्टर increases, hence an induced EMF is produced in इंडक्टर। ठीक है भाई, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास यहां पर आएगा, जो उसका मोड आएगा वो हम जानते हैं होता है LdI/dt। मैंने मान लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है आपके पास, DI/dt है, तो क्या आ जाएगा, LdI/dt, है ना। और हम जानते हैं कि अपोज करेगा करंट के बढ़ने का, तो यहां पर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, है ना। तो इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सेल, और ये भी एक तरह का सेल हो गया, ये भी क्या एक तरह का सेल ही तो है। यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है इस समय, Q/C प्लस माइनस, ऐसे यहां पर एक सेल इमेजिन कर लो, और इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या है, LdI/dt, भाई यही तो होगा। और रेजिस्टेंस यहां पर है नहीं, ना इसमें होता है ना इसमें R है, तो R इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अगर यहां से किरचॉफ लॉ लगाते हैं, देखो ये भी एक सेल है इस तरह से, जिसका पोटेंशियल Q/C हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो मैंने सेल की तरह रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी ईएमएफ है, मतलब ये भी एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाई अ सेल। अब दोनों सेल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा अपने पास, Q/C माइनस LdI/dt इज इक्वल टू किरचॉफ लॉ से नेट पोटेंशियल बराबर क्या होता है, I इंटू R। अब चूंकि सर्किट में R क्या है, 0, दोनों चीज आइडिया है आपके पास, यहां से Q/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LdI/dt। भाई इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं, अब क्या है इसके बाद देखिए, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको दिया मैंने हटा, ठीक। अब हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। नाउ लेट चार्ज एट t इज इक्वल टू, t पर क्या था, Q, एंड एट t प्लस dt पर कितना है, Q माइनस dQ। क्यों भाई कम क्यों हो गया, मैंने कहा था करंट फ्लो करेगा जहां पे चार्ज तो कम होगा, इसी का चार्ज तो फ्लो कर रहा है बाहर की ओर, तो इसका चार्ज जब बाहर फ्लो करेगा तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम करंट देखें, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट आपका आ जाएगा माइनस dQ/dt। अभी माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि चार्ज जो है कैपेसिटर का वो कम हो रहा है करंट के फ्लो होने से। जो करंट फ्लो होता है वो कैपेसिटर के चार्ज को कम कर देता है। तो I तो हो गया माइनस dQ/dt, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए I को आपको माइनस dQ/dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट माइनस का तो होता नहीं है, तो आपका dQ माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस तो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर रिड्यूसेस, ठीक है, विद द टाइम। अब देखते हैं क्या हो जाएगा आगे, Q/C इज इक्वल टू आ जाएगा L d/dt, और I के प्लेस पे लिख देंगे माइनस dQ/dt।
माइनस को यहां ले आते हैं, क्यू बाई सी कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास d2q dt स्क्वायर। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर देते हैं हम इधर, तो माइनस क्यू अपॉन में एल इंटू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई अपने पास d2q अपॉन में dt स्क्वायर। ये हो गया आपके पास d2q अपॉन में dt स्क्वायर प्लस q अपॉन में l बाई सी इक्वल टू 0। अब ये डबल डेरिवेटिव है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन आपके पास आ रही है। डबल डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर की। अब सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन आपके पास आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड ऑर्डर की इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन SHM को शो करती है। आपको ध्यान होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको मिटा दूं फिर मैं लिख देता हूं बातों क्या बताना चाह रहा हूं मैं। SHM में जो इक्वेशन बनती थी वो थी d2x अपॉन में dt स्क्वायर। पार्टिकल अगर ऑसिलेट करता था लीनियर पाथ पे तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स बराबर 0। देखिए SHM की इक्वेशन हुआ करती थी d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, और अगर एंगुलर है तो d2x अपॉन dt स्क्वायर सॉरी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये क्या थी, लीनियर SHM की इक्वेशन थी, एंगुलर SHM की इक्वेशन थी, दोनों ही डबल डेरिवेटिव में आती थी। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन किस चीज को शो करती है, SHM को शो करती है। यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पर पार्टिकल एंगुलर पाथ पे ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। कौन ऑसिलेट कर रहा है भाई, चार्ज। जो इक्वेशन हमको मिली है ये इक्वेशन क्या बता रही है, तो वो आप ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं एक बार। इट इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इट रिप्रेजेंट्स differential form of SHM। ठीक है भाई, SHM को शो करती है। Here charge oscillates in LC circuit with फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, कंपेयर किया जाए अगर इसको d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q बराबर 0 से, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, LC के बराबर। तो जो ओमेगा आएगी वो हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन रूट LC। SHM में आपको पता होना चाहिए, जो ये इक्वेशन होती है SHM की इक्वेशन होती है डिफरेंशियल फॉर्म में। अपने लीनियर SHM में भी पढ़ा था और एंगुलर SHM में भी ये चीज पढ़ी थी। ओमेगा नॉट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट LC। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ Q एट एनी टाइम। अब हम जानते हैं जो SHM की इक्वेशन होती थी डिस्प्लेसमेंट के लिए x बराबर a sin ओमेगा t, है ना। तो जब इक्वेशन थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, तो उसके लिए सॉल्यूशन आते थे अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो आता था वो साइन या कॉस में आया करता था। किस में आता था भाई, साइन या कॉस में। x बराबर a cos ओमेगा t हो या x बराबर a sin ओमेगा t हो, मतलब साइनसॉइडल कर्व हो, तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी आती थी SHM में। तो ऐसे ही यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास Q नॉट साइन नहीं cos लेना पड़ेगा, करंट में आता है ना साइन, तो इसमें cos लेना पड़ेगा, cos ओमेगा नॉट t प्लस मान लेते हैं कोई इनिशियल फेज डिफरेंस भी रहा होगा। तो ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आता है, हम पहले से जानते हैं, हम SHM में पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन मिलती है तो SHM की होती है, और SHM में जो इक्वेशन आती है अपने पास, सॉल्यूशन आता है इस इक्वेशन का, वो आता है साइन या कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो Q आएगा वो Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा नॉट t प्लस 5 हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन नहीं करना, हम जानते हैं पहले से, सीधे लिखना है डायरेक्ट।
तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम जानते हैं एट T इज इक्वल टू 0, जो Q था वो किसके बराबर था, Q नॉट के। हेंस अगर यहाँ Q के प्लेस पे Q नॉट रख दें और T के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो cos फाइव कितना आ जाएगा, cos फाइव आपका 1 आ जाएगा, यानी फाइव कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो Q की इक्वेशन क्या आ गई, सीधे सीधे Q इज इक्वल टू हेंस Q इज इक्वल टू आता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी। फाइव की वैल्यू 0 आ गई ना, तो Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, ये आ गई इक्वेशन। चार्ज ऑसिलेट करता है इसमें, एंड करंट को अगर हम देखें तो करंट क्या था, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी था। तो अगर वहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये Q नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ये तो आ जाएगा। तो करंट हो गया आपके पास I नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। चार्ज, अच्छा यहाँ पे I नॉट किसके बराबर है, यहाँ पर जो आपके पास I नॉट है ये है आपका Q नॉट इंटू ओमेगा नॉट। तो आपको साफ दिख रहा है इसमें चार्ज और करंट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं साइनसॉइडली, साइन और कॉस के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं साइनसॉइडली। हेंस चार्ज एंड करंट ऑसिलेट्स in LC circuit. It is called as LC oscillation. It is called LC oscillation. अब देखिए इसमें जो ये तो हो गया भाई किसके लिए, चार्ज और करंट का ऑसिलेशन। इसमें एनर्जी भी ऑसिलेट करती है, एनर्जी भी क्या करती है भाई, ऑसिलेट करती है। तो उसको और समझना पड़ेगा एनर्जी किस तरह से ऑसिलेट करती है ना। द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑल्सो ऑसिलेट्स। ये कैसे ऑसिलेट करती है ये और समझ लो आप थोड़ा ध्यान से, ठीक है भाई। इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं आगे क्या है। कैसे ऑसिलेट करती है जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर में, ये आपको ध्यान से समझना है। अब जैसे अगर हम बात करें एट टी इज इक्वल टू 0, तो Q क्या था भाई, Q नॉट, एंड I क्या था आपके पास 0। इन दिस केस द एनर्जी स्टोर्ड इन capacitor in form of electric energy। electrical energy and energy of inductor is 0। एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या थी भाई, 0 थी इस केस में। कैसे, अब स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहां पर जो एनर्जी थी वो देखिए, इसका चार्ज था प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट। करंट सर्किट में 0 था। अब जब करंट 0 था तो हम जानते हैं यहां पर जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ Li स्क्वायर। I 0 है इसलिए यहां पर एनर्जी 0 नहीं होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर जो U थी वो सीधे सीधे किसके बराबर थी, कैपेसिटर की एनर्जी U ही, और किसके बराबर थी, हाफ Q स्क्वायर बाई C। टोटल एनर्जी जो थी यहाँ पर वो सिर्फ कैपेसिटर की थी, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक फॉर्म में थी, हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो Q नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, Q नॉट। समझ आई बात। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद, ये बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन है, बिल्कुल एट टी इक्वल टू 0 पर ऐसा था, एट टी इक्वल टू 0 पर आपका ऐसा था, ठीक है। अब अगर हम किसी टाइम एट एनी इंस्टेंट टी की बात करें तो क्या होगा भाई, अब देखिए यहां पर जो फील्ड थी ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी, तो आपको इस तरह से दिखानी है। यहां पर जो एनर्जी स्टोर थी वो ऐसी थी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, प्लस से माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी थी, यहाँ पे जीरो एनर्जी थी, कोई एनर्जी नहीं थी। अब क्या होगा, अगर हम किसी नॉर्मल टाइम की बात करें तो यहां से भाई चार्ज फ्लो करेगा तो यहां की एनर्जी कम होगी, और फिर करंट सर्किट में आ जाएगा, फिर मैंने उल्टा बना दिया, करंट आपका ऐसा बनेगा इस तरह से, ठीक है। करंट का साइन चेंज कर लेना। अब किसी इंस्टेंट देखें तो यहाँ पे करंट आ जाएगा आई, और यहाँ पे चार्ज होगा रिड्यूस, तो इसकी एनर्जी तो कम होगी, और यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर, पर टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, और वो जो थी स्टार्टिंग में वही आएगी। तो अभी किसी नॉर्मल टाइम पे देखें तो क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू मान लिया, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू मान लिया मैंने, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी थोड़ी कम पड़ जाएंगी, फील्ड थोड़ी सा भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से, किस फॉर्म में भाई, मैग्नेटिक फॉर्म में आपके पास एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 4। टी इज इक्वल टू टी बाई 4, मान लेते हैं पूरा जो साइकिल है अपने पास उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, कैपिटल टी है, तो टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पे क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और करंट उस केस में क्या जाएगा भाई, मैक्सिमम। अपने पास एक क्वेश्चन आई थी ना, Q इज इक्वल टू आया था आपके पास Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, और I इज इक्वल टू आया था I नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, तो इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। T इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 था और चार्ज मैक्सिमम, तो ये वाला केस था। बीच में कंडीशन नहीं मैं, तो ऐसा केस मिल गया। आप T इज इक्वल टू टी बाई 4 रखो, यहाँ पे भी टी बाई 4 रखो और यहाँ पे भी टी बाई 4 रखो आप, तो आपको क्या मिलेगा, टी बाई 4 पर क्या जाएगा, ये 2 पाई अपॉन टी, तो टी बाई 2, टी तो हो जाएगा चार्ज तो 0, और करंट क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम, सीधे आई नॉट के बराबर। यहां पर जो करंट आ रहा होगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट, क्या हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू आई नॉट, तो चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, 0, चार्ज 0 होगा, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस थी वो खत्म हो जाएंगी, सारी फील्ड लाइंस आपकी यहां पर आ जाएंगी इस तरह से, और बढ़ जाएगी यहाँ पे एनर्जी, ठीक। अब यहां पे जो नेट एनर्जी थी U, वो थी आपकी हाफ Q स्क्वायर बाई C प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी इस वाले केस में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में थी, UB 0 थी। अब यहां पर क्या आएगी एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी आएगी वो सीधी इंडक्टर की आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, वो आ जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। अरे क्या जाएगी भाई, हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ की एनर्जी 0 हो जाएगी, सीधी एनर्जी इसके बराबर आएगी, और किस फॉर्म में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और इसमें होती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर। ये बीच की कोई कंडीशन थी, किसी भी टाइम पर t बाई 4 और t के बीच में कोई टाइम लिया तो वहां पर इस तरह से था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी, फिर इसकी सारी एनर्जी इसमें चली गई, तो अभी t बाई 4 हुआ है, सिर्फ t बाई 4 की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम कोई और फिर से कोई टाइम लेते हैं t बाई 2 और t बाई 4 के बीच में, तो अब क्या होगा भाई, यहां से करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट आ गया, अब यहां से करंट जाएगा वापस इसमें, अब इस तरफ से यहां पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। भाई ये करंट ऐसे फ्लो करा, आई नॉट करंट हो चुका है, अब इसे चार्ज 0 हो चुका है, ये करंट घूम जाएगा फिर वापस इसी में, इसे चार्ज करना शुरू कर देगा वापस कैपेसिटर को। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब इसके बाद जो करंट था, जो इसकी भाई यहाँ पर पोटेंशियल आ गया ना, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी आ गई, और जो एल डी आई ओवर डी टी होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वापस से करंट इसमें से फ्लो करेगा इसकी ओर, किसकी ओर, कैपेसिटर की ओर, कैपेसिटर को वापस से चार्ज करना शुरू कर देगा।
तो अब ये अपने अंदर से करंट फ्लो कराएगा इसके लिए, जब इसमें एनर्जी आ गई तो अपनी एनर्जी से ये करंट फ्लो करा देगा इसमें। अब क्या वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा इधर से यूं, ठीक है। और किसी बीच वाली कंडीशन में लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में, तो हमने फिर से मान लिया यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू आएगा इस पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, माइनस क्यू आ जाएगा। समझ गए। यहां पर जो एनर्जी आएगी इसके अंदर वो आ जाएगी यूबी हाफ एल आई स्क्वायर, और यहां पर जो एनर्जी आएगी वो यूसी यूई ई के फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। नेट एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास। अब हम बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू पर बात कर ली जाए, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू की अगर हम बात करें, सारा यहाँ पे इसको मिटा के ऊपर बना देता हूं, फिर नीचे बढ़ना दिखना बंद हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू पर देखा जाए उन्हीं दोनों में, क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में, तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन दिखानी है आपको, इस तरह से दिखानी है, ठीक है। पोलैरिटी चेंज हो गई है। अब सारी जो एनर्जी थी वापस से कैपेसिटर के पास जाएगी, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इसका करंट क्या हो जाएगा वापस से जीरो। करंट सर्किट में वापस से जीरो हो जाएगा, यहां पर चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू नॉट। तो अब यहां पर जो एनर्जी थी यूबी वापस से जीरो हो जाएगी, और जो यूई थी वो हो जाएगी आपके पास हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो नेट एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, यूई के फॉर्म में आ जाएगी सीधी सीधी, और वो आ जाएगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ये पूरा था प्रोसेस, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू टी बाई फोर पर और टी इक्वल टू टी बाई टू पर। अब यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, अब यहां से करंट उल्टा फ्लो करेगा इस तरह से, ये जीरो है करंट, अब करंट वापस फ्लो करेगा, एक डायरेक्शन में बढ़ लिया। अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज की जो इक्वेशन थी वो कैसी हुई, चार्ज स्टार्टिंग में था मैक्सिमम, घटा और घटने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में हो गया मैक्सिमम, इसने पोलैरिटी चेंज कर ली अपनी, तो चार्ज के लिए तो बन गया ये क्यू टाइम ग्राफ। अगर हम करंट के लिए देखें तो करंट के लिए आपका इस तरह से बना, करंट स्टार्टिंग में क्या था, जीरो है ना, फिर करंट बढ़ा और बढ़ के वापस जीरो हो गया, तो इसके लिए टाइम, ये करंट के लिए बन गया। तो ये हाफ साइकिल हुई है, इसी तरह से वापस रिवर्स हो जाएगा सारा प्रोसेस। क्या हो जाएगा भाई, अब करंट यहां से फ्लो करेगा वापस, ऐसे करंट यहां से वापस फ्लो करना शुरू कर देगा, चार्ज वापस घटना शुरू कर देगा, इसके बाद से उल्टा हो जाएगा सारा प्रोसेस। एक पूरा ऑपरेशन देखें तो अब यहां से उल्टा फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यही प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा वापस से। तो ये ऐसे दिखा रहा था, अब उल्टी फील्ड आ रही है, वापस ये सब कुछ फिगर बन जाएंगे। बनाने आपको तो अगर आप चाहो तो बनाना, मैं इसी में चेंज कर देता हूं, आप अपना चेंज कर लो। ये तो ये हो गया, बस यहां पर क्या है आपके पास, ये पोलैरिटी बदल गई है इस तरह से, ये इस तरफ आ गई है, यहां पर आई इक्वल टू जीरो दिखा रखा है, तो ये और ये तो एक ही बात हो गई, इसको यहां से मिटा दो। अब इसके आगे देखो क्या होगा, टी बाई टू के बाद अब एक नॉर्मल टाइम पे आ जाओ, तो बस फील्ड आपको इस तरफ से दिखानी है, ऐसे और ऐसे दिखानी है। अब करंट जो फ्लो करेगा वो इधर से फ्लो कर जाएगा, ऐसा आगे वाले केस में ये तो यही रहेगा जो लिख दिया है मैंने, एट टी इक्वल टू टी बाई टू पर यही। अब यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा भाई आपके पास, टी बाई टू हो गया था, ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा तो टाइम अलग था, टाइम नहीं था, ये किसी नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब टी बाई टू और थ्री टी बाई फोर, यहां पर जो टाइम होगा वो थ्री टी बाई फोर हो जाएगा। थ्री टी बाई फोर टाइम पर क्या हो जाएगा आपके पास, करंट जो है वापस से मैक्सिमम हो जाएगा और करंट रहेगा आपका इस तरह से, I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा आपके पास जो करंट है। ये वाला टी बाई टू और थ्री टी बाई फोर के बीच कोई टाइम नहीं रखा मैंने, एक जनरल टाइम है ये, ठीक है, इनके बीच में कोई जनरल टाइम है, उसमें ये हो जाएगा। थ्री टी बाई फोर का आपके पास इस तरह से हो जाएगा जैसे मैंने बना दिया है,
और फाइनली अगर हम एट टाइम टी देखेंगे, अच्छा ये फिर कोई सा नॉर्मल टाइम आ गया इनके बीच में, 3t/4 और t के बीच में नॉर्मल टाइम लेके दिखाया मैंने कि वापस क्या हो रहा है, तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू किया, मैक्सिमम हो गया है ना। 3t/4 पर क्या हुआ, आपके पास जो सारा का सारा चार्ज था इसका वो फ्लो कर गया और यहां पर करंट क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम। अब यहां से करंट वापस इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा, और जब वापस फ्लो करेगा तो पोलैरिटी इस तरह से हो जाएगी। देखो यहाँ पे चेंज कर दो इसको हटा दो, यहां से डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तो करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, देखो वहां से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे घूम के आएगा यहाँ पर, करंट नॉर्मल कंडीशन में आया हो जाएगा, फिर इस पे चार्ज जाएगा, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, और ये हो जाएंगे आपके पास फील्ड, इसकी फील्ड लाइंस कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बची रहेंगी, पूरी की पूरी गायब नहीं होगी, ठीक है भाई। तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, कम दिखा दी मैंने, यहाँ पर आगे शिफ्ट हो गई। फाइनली क्या हो जाएगा, फिर से एट टी इक्वल टू टी पर देखें तो ये पोलैरिटी हो जाएंगे चेंज, ये प्लस क्यू नॉट हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, और फिर से डायरेक्शन इस तरह से जाएगी इनकी, यू भी 0 जाएगा वापस, ये एट टी बराबर टी पर मिल जाएगा। तो हमने पहले टी बराबर 0 पे लिया, फिर टी बराबर 0 t/4 के बीच में कोई टाइम माना तब लिया, फिर t/4 पर लिया, t/4 t/2 के बीच एक टाइम पर लिया, फिर t/2 पर लिया, t/2 और 3t/4 के बीच एक टाइम लिया, फिर 3t/4 पर लिया, 3t/4 और t के बीच एक टाइम पर लिया, फिर फाइनली t पर ले लिया। तो इस तरह से मैंने कई फिगर बना डाले। अब अगर उसके बाद का प्रोसेस देखें तो ये और ये बता रहा है, ये तो हो रहा है। तो यहां पर देखें, अगर किसी नॉर्मल कंडीशन की बात करें, 3t/4 पर देखें, 3t/4 पर क्या गया, वापस से जो आपके पास है करंट वो हो गया मैक्सिमम, चार्ज हो गया 0, चार्ज हो गया 0, करंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, डायरेक्शन बदल दी करंट ने, पहले करंट ऐसे था इधर फ्लो कर रहा था, अब इधर फ्लो करने लगा। फिर वापस से अगर देखें t/2 पर तो करंट वापस से 0 हो चुका है और चार्ज आपका वापस से मैक्सिमम हो चुका है। ये पूरा बन जाएगा आपके पास एनर्जी के लिए ऑसिलेशन कराएंगे हम तो ये पूरी कहानी थी भाई इसमें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब अगर इसको हम कंपेयर करना चाहे किससे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम से जो कि ऑसिलेट करता है, तो इट कैन बी कंपेयर्ड एज ए स्प्रिंग मास सिस्टम, जो उसमें थी वही चीजें यहां पर भी आएंगी। अब देखते हैं पर क्या क्या चीजें सिमिलर है उसके, है ना। इसको हम इक्विवेलेंट कर देते हैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि ऑसिलेट कर रहा है उसके एनालॉजीज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। चलिए भाई देखते हैं क्या आ जाएगा। तो एक बार इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, इसके बाद नोट करते हैं। टेबल बना लो इस तरह से। ये आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और जहां पर आपके पास एक एलसी सर्किट है। तो जो मास होता है आपके पास m, ब्लॉक का मास यहां पर इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जो वहां पर ब्लॉक मास m था वो यहां पर इंडक्टर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। जो फोर्स कांस्टेंट है आपके पास K, वो यहां पर है 1/c के बराबर। C, ठीक है। जो वहां पर जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे x, वो यहां पर चार्ज है Q, ठीक है भाई। वहां पर जो वेलोसिटी थी v = dx/dt, किसी भी इंस्टेंट यहां करंट है
आई बराबर dq बाई dt, ठीक है। मोड ऑफ आई की बात कर रहे हैं, करंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। वहां पर जो एनर्जी थी मैकेनिकल वो थी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर जो एनर्जी है देखिए के प्लेस में क्या बताया था मैंने, 1/c स्क्वायर, सॉरी 1/c मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे क्या होता है मैंने, एक्स के प्लेस पे क्यू, तो आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास ये, प्लस हाफ एम, एम का मतलब मैंने कहा था एल, और वी का मतलब क्या है, वी का मतलब आई है, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी एनालॉजी हो जाती है आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा भाई कहानी थी इस एलसी ऑसिलेशन की जो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, लगे हाथ इस पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भाई कुछ इस टाइप से है, मैं आपको बता देता हूं न्यूमेरिकल क्या है। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो एक क्वेश्चन पहले इसी टॉपिक पे देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा है जस्ट। इसमें क्या है, कैपेसिटर था आपके पास जिसको हमने 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी आपके पास 1.5 माइक्रोफैरड। देन हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया, इधर प्लस चार्ज डालेगा, इधर माइनस चार्ज डालेगा, Q नॉट, और ये जाएगा माइनस Q नॉट, निकाल लेंगे हम लोग। इसको हमने क्या कर दिया, इंडक्टर से कर दिया कनेक्ट। फाइंड इंडक्टर जो L है आपके पास, L आपको दे रखा है 15 मिली हेनरी, ठीक है। फाइंड करंट एट t इक्वल टू टी। अच्छा यहां पर जो हमने सर्किट क्लोज किया है अभी जस्ट t इक्वल टू 0 पर, तो आपको t इक्वल टू टी पर करंट की इक्वेशन पता करनी है। करंट की इक्वेशन हम पता करें किसी इंस्टेंट t पर, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां से अगर हम देखें तो Q नॉट किसके बराबर आएगा, Q नॉट आएगा C इंटू वी, तो C इंटू वी। अब C कितना है 1.5 10 की पावर माइनस 6, और V कितना है 20, है ना, 30 10 की पावर माइनस 6 आपके पास आ गया Q नॉट। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं ओमेगा नॉट की। तो Q नॉट निकाल दिया, बात करते हैं ओमेगा नॉट। तो हम जानते हैं 1/√L इंटू सी के बराबर होती है। L किसके बराबर है भाई, 15 मिली हेनरी, और C जो है आपके पास 1.5 10 की पावर माइनस 3। फिफ्टीन आ जाएगा, 1 में बाहर 10 की पावर माइनस 5 रह जाएगी अंदर, माइनस 6 पॉइंट आ गया, -4 कर लो, 15 बाहर ले लो, आधी पावर बाहर आ जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और आई नॉट किसके बराबर होता है, Q नॉट मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट, और ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी। Q नॉट पुट कर लेना वैल्यू, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लेना इजीली। Q नॉट निकाल दिया मैंने, ओमेगा नॉट निकाल दिया, आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। चलिए तो एक आध क्वेश्चन, मैंने कल एक टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मर बताया था, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं अभी के भी। तो एक क्वेश्चन हम ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक पे भी कर लेते हैं, फिर चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश, ठीक है। इसमें कुछ बचेगा है नहीं। आपके पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है, और उस ट्रांसफॉर्मर
ने जो है, क्वेश्चन में लिख देता हूं एक बार, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट ए 100 watt and 110 volt इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, फ्रॉम ए 220 वोल्ट मेन्स। ठीक है भाई, इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर then find efficiency of ट्रांसफॉर्मर। देखिए मेंस का मतलब होता है, अब ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। मुझे एक बल्ब जलाना है। देखिए मेरे घर के पास जो लाइट आती है, जैसे घर के कुछ दूर पहले लाइट जो आती है वो 11,000 वोल्ट की आती है। समझने के लिए बता रहा हूं मैं क्या है। एक ट्रांसफार्मर आपने लगाया तो उसको उसने कम कर दिया वोल्टेज, फिर आपके घर पे आ गई वो। तो इस बल्ब को चलाने से देखिए हमारे पास जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का है मेंस, उसे कम करना है। किस में करना है कन्वर्ट? 110 वोल्ट में करना है। मतलब हमको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा जो 220 को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो अपने पास जो होगा ट्रांसफार्मर, इसकी जो प्राइमरी कॉइल रही होगी, यहां पर जो वोल्टेज काम कर रहा है 220 वोल्ट है और जो करंट है वो आपके पास 0.5 एम्पियर है, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी कॉइल जो बाहर वोल्टेज देती है वो आपके पास 110 वोल्ट है और 100 वाट का आपके पास बल्ब है। मतलब जो यहां पर एनर्जी है, आउटपुट एनर्जी, सॉरी आउटपुट पावर वो 100 वाट की मिलनी चाहिए। यहां से जो पावर बाहर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 100 वाट की पावर बाहर आनी चाहिए। तो देखते हैं पहले पावर एट प्राइमरी सर्किट, है ना। P आ गया, P का मतलब पावर, P का मतलब प्राइमरी, है ना। तो 220 मल्टीप्लाई 0.5 तो कितना जाएगा ये? 5 to 20, 5 to 20, सॉरी 5 to 10, 5 to 10 हो गया और 5 to 10 110 वाट। और आउटपुट पावर देखें अगर हम, यानी पावर एट सेकेंडरी कॉइल देखा जाए तो कितना आ रहा है? 100 वाट, क्योंकि 100 वाट का आपके पास बल्ब है, इतनी पावर इस ट्रांसफार्मर को करनी पड़ेगी। तो अब अगर इसकी हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दूं मैं, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100%। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछिए तो, और परसेंट एफिशिएंसी पूछी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई, परसेंट वाली पूछी, ध्यान रखना आप इस बात को। ये हो गया आपके पास कितना? 100 और थी कितनी? 100 और मल्टीप्लाई कर दो आप 100% से, एक जीरो कट गया, आपके पास आ गया 1000 अपॉन में 11। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा लगभग? ये आ जाएगा आपका लगभग 90%। कितना आ जाएगा? लगभग 90%। तो लगभग आपका 90% आ जाएगा आंसर। तो अब ध्यान रखना, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब होता है क्या तो उसने आउटपुट पावर दी है और क्या उसको इनपुट पावर मिली थी, उनका रेशियो, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप अगर 100% से, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो किस में निकल आएगी? परसेंटेज के फॉर्म में निकल आएगी। क्लियर हो गई भाई बात? चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपने टॉपिक पर लास्ट, इसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त कर देंगे। अब आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, एक 16 माइक्रोफैरड का अपने पास कैपेसिटर है और इसको हमने 20 वोल्ट पे चार्ज किया। सिक्सटीन माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 20 वोल्ट पे हमने चार्ज कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसे जोड़ दिया हमने एक इंडक्टर के साथ। इस 16 माइक्रोफैरड का था और जो इंडक्टर है आपके पास वो 40 मिली हेनरी का है। 40 मिली हेनरी का है। आपको पता करना है फाइंड मैक्सिमम करंट इन एलसी सर्किट। अच्छा हुआ क्या था, 16 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर था, इसको हमने 20 वोल्ट पे कनेक्ट चार्ज किया पहले, उसके बाद जोड़ दिया एक इंडक्टर के साथ। अब एलसी ऑसिलेशन होने लगा। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता करनी है कितनी आने वाली है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है भाई। अपने पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की वो होती है Q नॉट मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट, ये तो होती है। अब देखते हैं Q नॉट कितना आएगा। Q नॉट अगर आप यहां से देखो तो भाई आपका जो Q नॉट है वो कितना आ जाएगा, सारा का सारा इस समय मान लेते हैं प्लस Q नॉट, ये आ जाएगा आपके पास माइनस Q नॉट। तो C इंटू भी तो 16 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 20। कितना हो गया ये 320 मल्टीप्लाई 6 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, Q नॉट तो आपके पास ही आ गया 320 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। एंड अगर हम निकालते हैं किसकी बात कर लेते हैं ओमेगा नॉट की, तो वो कितना होता है 1/√L इंटू सी। अब L कितना है देखो आप एक बार जरा, L है आपके पास 40 मिली हेनरी, तो 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ दी पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई आपके पास जाएगा 16 10 की पावर माइनस 6। ठीक है भाई। अब जरा देखते हैं ध्यान से, 16 4 जा 64 आ जाएगा, तो और ये 10 चला जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 बच जाएंगी और 64 बच जाएगा 1/, में इस तरह। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट कितनी आ गई भाई फाइनली, ओमेगा नॉट आपके पास आ गई फाइनली 8 को बाहर लिख दो, 10 की पावर माइनस 4 लिख दो आप बाहर, तो आई नॉट कितना आ जाएगा Q नॉट 320 10 की पावर माइनस 6 और ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ दी पावर माइनस 4। 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा तो ये 5 हो जाएंगे दोनों मिलके, माइनस 6 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, 0.4 एम्पियर आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास ये, इसका आंसर कितना आ गया, आई नॉट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर इसका आंसर आ गया। तो भाई इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं ऑसिलेशन वाले। ठीक है, तो ऑसिलेशन के क्वेश्चन आपको इस तरह से ट्राई करने हैं। एलसी ऑसिलेशन मैंने आपको समझाया पूरा प्रोसेस कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं पहले किसी बैटरी के थ्रू और फिर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके हम क्या करें, हम किसी इंडक्टर के साथ जोड़ दें तो सर्किट बनती है। उस सर्किट में करंट और चार्ज दो के दोनों ही क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। और जो उनके आंसर आते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आता है आपके पास I नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ओमेगा नॉट रहता है वो होता है 1/√LC के बराबर। इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका एक ब्लॉक सिस्टम करता है, बस ब्लॉक को हमने कहां से छोड़ा है, उसकी मैक्सिमम पोजीशन से, है ना। एन जो था वो एल के बराबर, मैंने आपको टेबल भी बना के दिखा दी। जो मास था एम वो किसके बराबर था, एल के बराबर। डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो किसके बराबर है, चार्ज के बराबर। वेलोसिटी है करंट के बराबर। और एनर्जी यूवी
जो आपके पास आती है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, वो होती है यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जैसी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का सम करने पर नेट एनर्जी निकलती थी, यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करने पर नेट एनर्जी आपकी निकला करती थी। तो ये भाई पूरी कहानी थी जो मैंने आपको आज बता दी। हमने 2 क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम करंट पूछा जाएगा, या फिर दोनों ही क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसी एक ही क्वेश्चन देकर। तो ये पूरी बात थी, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया अल्टरनेटिंग करंट। आप सभी लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। तो सारे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई।